हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू 8th क्लास। अब आप लोगों ने 7वीं क्लास की जो है परीक्षा वो पास कर ली है। आप लोग 8th क्लास में आ गए हो। तो 8th क्लास में आ गए हो तो थोड़ा सा हमारा सिलेबस भी चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग साइंस 7th में पढ़ते थे तो थोड़ा सा एक लेवल जो है हमारा वो अभी बढ़ गया है, लेकिन ज्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल सा सिलेबस हमारा, क्योंकि एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हम लोग, है ना। तो जो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो आपकी साइंस का पहला चैप्टर है। बड़े ही इंटरेस्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे, यानी कि बोरिंग तरीके से हम जो साइंस को भी पढ़ते जो आ रहे हैं उसको बड़े ही फनी तरीके से हम इसको बना देंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंट हमारे आएंगे हम वो करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज हमारी आएंगी हम वो करेंगे, ठीक है। यानी कि रट्टा हमें बिल्कुल भी नहीं मारना है और हमें इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं वो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप का मतलब आपको पता है क्या होता है? फसल, ठीक है। फसल यानी कि जो हम घर पे जो खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, आटा खाते हैं। आटे की जो रोटी बनती है वो भी क्रॉप से बनती है, पता है। गेहूं की फसल होती है, उससे गेहूं निकालते हैं, फिर आटे पिसवाया जाता है ना वो। तो ऐसे जो किसान है वो किस तरह से इनको फसलों को उगाता है, किस तरह से इनको हार्वेस्ट करता है, यानी कि उसकी कटाई करता है, फिर कैसे वो उनको निकालता है, ये पूरा प्रोसेस जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं क्रॉप्स की, ठीक है, फसलों की। आपको पता है बच्चों, फसलें दो प्रकार की होती है, ठीक है। दो प्रकार की का मतलब ये नहीं है कि भाई दो प्रकार की, जैसे दाल है दो ही प्रकार की होगी, नहीं। यानी कि हमने सीजन के हिसाब से, सीजन का मतलब है मौसम के हिसाब से, साल में जैसे 6 महीने और 6 महीने दो चीजों में हमने डिवाइड कर दिया। तो 6 महीने कौन सी फसल उगाई जाएगी, 6 महीने दूसरी फसल उगाई जाएगी, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने फसलों को दो रूप दे दिए। पहला नाम जो मैंने दे दिया उसका क्या है? खरीफ क्रॉप, यानी कि खरीफ की फसल। और दूसरा मैंने नाम दे दिया रबी क्रॉप्स, रबी की फसल, ठीक है। तो ये दो नाम तो आपको याद बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? क्रॉप्स, यानी कि फसल। अब फसल कितने टाइप की है? दो टाइप की है। तो पहली जो फसल का टाइप है उसका नाम है खरीफ, ठीक है। और दूसरा का नाम क्या है? रबी, ठीक है। रबी और खरीफ की फसलें। अब अगर बात करते हैं कि खरीफ की फसल होती कौन सी है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हमें इसके लिए नहीं रखनी है कि भाई इसको खरीफ की फसल बोला जाता है या इसको रबी की फसल बोला जाता है। हम इसको मौसम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो फसलें जिस टाइम बोई जाती है, मैंने आपको शुरू में बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप की, ठीक है, यानी कि जो खरीफ की फसलें हैं वो कब बोई जाती है? देखो इसने लिख रखा है यहाँ पे कि खरीफ शोन इन द रेनी सीजन, यानी कि जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन, रेनी सीजन का आप लोगों को पता ही है, जो बारिश का मौसम होता है। जैसे अभी जो चल रहा है वो कौन सा मौसम है? बारिश का मौसम है ना। जो बारिश के मौसम में जो यहाँ बोई जाती है जो फसलें, उनको कौन सी फसल बोला जाता है? खरीफ की क्रॉप्स को। अब रेनी सीजन कब होता है इंडिया के अंदर? वर्षा ऋतु जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 4 महीने हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताता हूं तो ज्यादातर जो किसान होते हैं वो जून की जगह पे मई में, यानी कि 5वें महीने में भी ये क्रॉप्स को बो देते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि वो फसल तैयार भी पहले हो जाएगी और मौसम की मार से वो बच जाएगी। लेकिन अगर हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट पे इसने जून टू सितंबर दे रखा है रेजिन सीजन को, यानी कि इसके मध्यांतर में, इसके बीच में, इसके मिड में, यानी कि यहां से यहां तक ये फसलें बोई जा सकती है। अब दूसरी बात, हमें पहचान क्या है? खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए वही है, क्योंकि पेपर में जो आपका एग्जाम आएगा उसमें क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ गए कि विच इज द रबी क्रॉप, विच इज द खरीफ क्रॉप, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएट द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ऐसे भी आ सकता है। तो मैंने कुछ फसलों के नाम लिखे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में
पैडी। पैडी का पता आपको क्या होता है? चावल का पौधा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, हिंदी में लिख दिया, मान लो मैंने ये चावल लिख दिया। ठीक है, मेज, मेज क्या होता है? मक्का। ठीक है, मैंने मक्का लिख दिया यहां पे। कॉटन, कॉटन का मतलब होता है कपास। ठीक है बच्चों, अब कपास का मतलब आपको मैं बता देता हूं, कपास क्या होती है। कपास एक पौधा होता है कपास का, जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, कॉटन की मैंने शर्ट डाल रखी है, कॉटन की मेरी टी शर्ट है, कॉटन का दुपट्टा है ना। जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वही कॉटन, यानी कि जिसको सूती कपड़ा बोला जाता है या रुई का कपड़ा बोला जाता है। रुई जो होती है, जो कॉटन होता है जिसमें चोट लगने पे डॉक्टर रुई नहीं लगाता, वो वाली कॉटन है ना। वो किससे मिलती है? हमें डायरेक्ट पौधों से मिलती है, डायरेक्ट प्लांट से मिलती है, तो वो कॉटन का प्लांट होता है। कॉटन की अगर बात करते हैं तो कॉटन जो है गर्मी का पौधा है। ठीक है, और देखो यहां से गर्मियां स्टार्ट हो जाते हैं, जून में हमारी छुट्टियां पड़ती है, तो गर्मियों में हमारी कॉटन का पौधा स्टार्ट होता है, उसको उगाया जाता है और पूरी गर्मी में वो तैयार होता है। और जब यहां पे एंड हो जाता है सितंबर, तो अक्टूबर में जाके उस पौधे की कटाई कर ली जाती है। यानी कि ऐसे काटने से कॉटन नहीं निकलता, कॉटन का एक फ्लोर होता है, एक फूल होता है कॉटन का। ठीक है, उस फूल के जरिए उस फूल के माध्यम से उस कॉटन को ऐसे ना किसान क्या कर लेता है, उसको बाहर निकाल लेता है। फिर उसमें से एक बीज होता है उस कॉटन के अंदर, जिसको बिनोला बोला जाता है, जो पशुओं के लिए बहुत ज्यादा ही लाभदायक होता है। ठीक है, बेनिफिशियल होता है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स मीन्स बफेलो, काऊ, ठीक है, बकरी, इनके लिए, इनके दूध देने के लिए वो जो कॉटन के अंदर जो बिनोला होता है वो बड़ा ही बेनिफिशियल होता है। अगर हम बात करें कॉटन की, तो कॉटन सबसे ज्यादा कहां होती है इंडिया में? आप लोग गूगल भी कर सकते हैं कहां होती है, तो गूगल करके मेरे को बताना कहां होती है। मेरी नॉलेज में मैं आपको बता देता हूं, महाराष्ट्र में, जहां पर गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ती है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और कुछ एक हिस्से पंजाब में भी कॉटन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, आगे ग्राउंड नट्स, आपको पता है मूंगफली। अब अगर हम याद कैसे करें इन फसलों को, तो जो जिन भी फसल में दो शब्द से ज्यादा, दो वर्णों से ज्यादा मिलके जो शब्द बन गया, जैसे ये ध्यान देखो, चावल 1 2 3 तीन शब्दों से बना है, तीन वर्णों से बना ना चावल। मक्का देखो 1 2 3, इसमें भी दो से ज्यादा है। कपास 1 2 3, दो से ज्यादा है। मूंगफली दो से ज्यादा है। जो बड़े नाम आते हैं, एक दो एक्सेप्शनल तो सभी जगह होते हैं ना, हमारी लाइफ में भी होते हैं, है ना। तो एक दो एक्सेप्शनल को छोड़ के जो जितने भी नाम जिसमें बड़े अक्षर आ जाए, दो से बड़े, ठीक है, वो कौन सी होती है? कि सारी की सारी खरीफ की क्रॉप होती है। ठीक है, याद रहेगा ना ये। अब बारी आती है किसकी? रबी क्रॉप्स की। ठीक है, तो हम करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं पूरे को, और इसकी जगह पे हम यहां पे प्रकट करेंगे किसको? रबी की क्रॉप्स को। ठीक है बच्चों, अच्छा तो बच्चों अब हम लोग आते हैं किस पे? रबी क्रॉप्स पे। इससे पहले हमने खरीफ क्रॉप को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, अब बारी आती है रबी क्रॉप्स की। ठीक है, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्रॉप्स। फर्स्ट पार्ट इज खरीफ क्रॉप एंड सेकंड पार्ट इज रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स को भी हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी जो परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि रबी क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर यानी कि सर्दियों के मौसम में ये जो है फसलें बोई जाती है। विंटर सीजन मींस अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, दीज आर द विंटर मंथ्स इन इंडिया। सो वी कैन से दैट कि जो सर्दियां हैं, जो विंटर है, विंटर स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर एंड एंड इन मार्च। यानी कि मार्च के महीने में थोड़ी थोड़ी सर्दियां हमारे यहाँ पे रहती है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है रबी क्रॉप्स कब बोई जाती है, कब शोन होती है, कब उनको उगाई जाती है। अक्टूबर के महीने में उगाई जाती है और मार्च के महीने में काट ली जाती है। लेकिन ज्यादातर किसान क्या करते हैं, अप्रैल तक भी वो लेके जा सकते हैं, क्योंकि जैसे गेहूं है, ठीक है, जो व्हीट की क्रॉप होती है उसको गर्मी की भी जरूरत पड़ती है। एंड में जब उसको पकने की जरूरत पड़ती है तब तो उसको बहुत ज्यादा सर्दी होनी चाहिए, जैसे कि फोग भी पड़ना चाहिए। फोग मीन्स धुंध, कोहरा, है ना, वो पकेगी उसमें। अगर धुंध या कोहरा नहीं होगा तो रबी की जो क्रॉप्स है, यानी कि जो व्हीट की, गेहूं की क्रॉप्स है, वो थोड़ी हल्की हो जाएगी, यानी कि वो उतनी मात्रा में प्रोडक्शन उसका नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए किसान उसको जब वो पक जाती है तो उसको मार्च के बाद में, अप्रैल के भी एंड में ले जाते हैं, तब उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको काटते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अब बात आती है एग्जाम्पल की।
तो जो एग्जाम्पल है कौन कौन से है, सबसे पहले आता है वीट। अभी मैंने बताया वीट जो है अगर हम हिंदी में बात करें तो वीट जो होती है गेहूं होती है, और हमारे खाने में सबसे ज्यादा जिसका यूज होता है वो वीट है, वो गेहूं है। गेहूं से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, पैकेजिंग फूड को भी मैं इंक्लूड कर देता हूं इसमें। और हमारे घर में जैसे दलिया है, खिचड़ी है, ठीक है, और रोटी है। जो रोटियां होती है वो किससे बनती है, गेहूं से बनती है, ठीक है। गेहूं को क्या करते हैं, चक्की में पीसते हैं और उससे आटा बनाया जाता है, और आटे बनाने के बाद में क्या बनती है, रोटियां बनती है। अच्छा, रोटियों से बात आई बेटा, जब हम रोटियां किचन में देखते हो बनते हुए तो कई बार क्या होता है कि रोटी ऐसे फूल जाती है ना, और फूलने के बाद में उसमें से ना एक गैस निकलती है, जो फट जाती है ना, ऐसे अपने मुंह से गैस निकाल देती है। तो आपको पता है वो कौन सी गैस है, करो गैस करो, गूगल करना, ठीक है, गूगल करके बताना मेरे को कि वो कौन सी गैस है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वो CO2 गैस होती है। इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन गैसेस के बारे में, इन फॉर्मूलाज के बारे में हम 9th क्लास में ऑनवर्ड पढ़ेंगे। 9th 10th में तक तो आपको साइंस रखनी है ना मजबूरी में, तो वहां पे आप इनको पढ़ेंगे। तो जो गेहूं है उससे क्या होता है, जैसे मैंने आटा बता दिया, और जो मैदा होता है, जो सबसे खतरनाक चीज होती है हमारी बॉडी के लिए, वो मैदा होता है, वो भी किससे बनता है, गेहूं से। जब गेहूं के आटे को हम और ज्यादा बारीक पीस देते हैं तो वो किसकी फॉर्म ले लेता है, मैदे की फॉर्म ले लेता है। जैसे आपके बर्गर, पिज्जा, बहुत सारी जो चीजें हम बाजार से खाते हैं ना, फास्ट फूड, चाउमीन वगैरह, ये सारी जो मैदे से बनती है, तो मैदा किससे बनता है, आटे का जो बारीक रूप होता है वही मैदा कहलाते हैं। तो आजकल गवर्नमेंट ने, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कर रखा है कि मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। मिलेट्स होता है मोटा अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है ना, इस टाइप का जो बड़ा मोटा ज्वार, मोटा अनाज है, उसको प्रमोट कर रहा है। वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, वो खाना चाहिए। तो आगे बात आती है ग्रैम। ग्रैम सबको पता है क्या होता है, चना। तो चना भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड चना जो वो कौन सी फसल है, रबी की फसल है। मैंने बताया जिसमें दो नाम आ जाए, दो वर्ड आ जाए, गेहूं दो है, चना दो है। अब देखो ये जो चीजें हैं कुछ एक तो मैंने बताया था एक्सेप्शनल आएंगी। तो चने की बात करें तो चना कौन खाता है, चना घोड़ा खाता है। और घोड़ा सबसे क्या होता है, ताकतवर होता है, भागने में कितना फुर्तीला होता है। इसलिए चना जो है एक ह्यूमन बॉडी के लिए भी एक नेसेसरी चीज है। अगर हम चना खाएंगे तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई डिजीज, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। कभी भी आपको लाइफ में शुगर नहीं होगा, कभी आपको लाइफ में बीपी नहीं होगा, कभी आपकी लाइफ में वीकनेस आप फील नहीं करोगे। और जो बच्चे ऐसे लगता है ना मैं पतला हूं, मेरे को हेल्दी होना है, तो रात को चने को पानी में भिगो के छोड़ दो, और सुबह जब वो फूल जाए उसको क्या करो, एक मिक्सी में दूध डालो और उसको चने को डालो, शेक बनाओ, एक बनाना डालो, पी लो, है ना, बहुत अच्छा होता है वो। इसके बाद में जैसे पीज है, मस्टर्ड है, ये भी कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, ठीक है। तो आज हमने अभी जो किया है, दो प्रकार की फसलें की है। क्रॉप्स क्या है, खरीफ की और रबी की। खरीफ की फसल कब होती है, गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है, जून में बोई जाती है और सितंबर में काट ली जाती है। और रबी की बात करें तो रबी की जो फसलें होती है अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। दोनों के एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे कि किसान कैसे इन फसलों को मैनेज करता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सबसे पहले वो क्या करता है कि धरती को यानी कि लैंड को, भूमि को ठीक करेगा, फिर उसको हार्वेस्ट करेगा, फिर उसको वाटरिंग करेगा, पानी देगा, फिर उसको जुताई करेगा उसकी, है ना, करेगा ना। फिर उसके बाद में जैसे अनवांटेड उसमें क्या आ जाता है, ग्रास आ जाता है, अनवांटेड क्रॉप, यानी कि जो वो नहीं चाहता, ऐसी फसलें जो उसकी फसलों को खराब कर देगी, उनको कैसे निकालेगा, कैसे उनको काटेगा, कैसे उसको बाद में हार्वेस्टिंग यानी कि उसको निकालेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम वो चीजें इसमें पढ़ेंगे। किसान की पूरी लाइफ कितनी स्ट्रगल किया, वो कितना काम करता है, इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, नेक्स्ट कुछ लिखते हैं, उन स्टेप्स को मैं लिखता हूं, फिर उनको फॉलो करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा। अच्छा तो बच्चों अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट आता है, जो हम इसको शुरुआत करते हैं। अब तक हमने फसलों के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या स्टेप्स जो यूज होते हैं वो। एक बार मैं इनको ना आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर देता हूं इनकी, उसके बाद में हम एक एक पॉइंट को पूरे एक एक पॉइंट को लिख के और फिर उसको अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक बार मैं जो ये 7 स्टेप्स है वो आपको एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ
सोइल। ठीक है, सोइल का मतलब आपको पता है क्या होती है, मिट्टी होती है। प्रिपेयर करना, उसको तैयार करना। तो सबसे पहले मिट्टी में बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। ठीक है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको हल के साथ में या ट्रैक्टर के साथ में उसको सीधा किया जाता है, उसको मुलायम किया जाता है मिट्टी को, ताकि उसके अंदर बीज डाल सके। सेकंड, शोइंग ऑफ सीड्स, फिर उस मिट्टी में क्या डाला जाता है, सीड्स डाला जाता है, बीज डाला जाता है। ठीक है, बीज भी मशीनों के द्वारा ही डाला जाता है। कुछ एक जो कृषि होती है, कुछ एक जो फार्मिंग होती है, उसमें किसान अपने हाथों से भी बीज डाल सकता है। मोस्टली जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स की जो फार्मिंग होती है, ठीक है, इन वेजिटेबल फार्मिंग फार्मर शोन द सीड्स बाय हिज हैंड। ओके, थर्ड में क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर फर्टिलाइजर, मैन्योर होती है क्या, एक प्राकृतिक खाद। ठीक है, जिसको उर्वरक हम हिंदी में बोल सकते हैं। मैन्योर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, उर्वरक। ठीक है, जो पशुओं के गोबर से जो खाद बनती है, यानी कि या इसके पेड़ पौधों के पत्तों से, जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, उनके छिलकों से, जो उनके गलने सड़ने से जो खाद बनती है, दैट इज कॉल्ड मैन्योर। ठीक है, उसको उर्वरक बोला जाता है। एंड सेकंड वन इज फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया खाद है, ठीक है, नाइट्रोजन है। ये जो फैक्ट्रियों में बनती है एक केमिकल फॉर्मूले के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजर बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सॉइल को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है, बीज डालने के बाद उसमें खाद डाली जाती है। ठीक है, उसको, ताकि वो बीज जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम वीड्स। वीड्स को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, खरपतवार। आपने ये वर्ड जो है शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा या फर्स्ट टाइम सुना होगा। खरपतवार का मतलब होता है ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे कीट पतंगे जो हमारी फसल को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो किसान उसमें पेस्टिसाइड डालता है। पेस्टिसाइड का मतलब होता है दवाई। ठीक है, जैसे हमारे किचन में मक्खी मच्छर आ जाते हैं ना, तो हम काला हिट वगैरह ऐसे डाल देते हैं स्प्रे करके। तो इसी तरह से स्प्रे किया जाता है पूरे बड़े लेवल पे। ठीक है, ट्रैक्टरों से, या किसान अपने कंधे पे एक ड्रामी डाल के, ठीक है, एक टैंक डाल के, उससे भी वो हार्वेस्टिंग वो स्प्रे कर सकता है। नेक्स्ट, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना। ठीक है, पानी देना, किसको पानी देना, फसलों को पानी देना। भाई एक बात बताओ, जो हमारा जो प्लांट है, हमने ना सेकंड थर्ड में हम स्टार्ट कर देते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस सुना होगा आप लोगों ने। उसके लिए आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, सोइल से क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना। तो वो भी तो पार्ट है, ये भी तो फसलें हैं। तो इनके लिए भी इरिगेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल है। तो इरिगेशन का मतलब पानी देना। इनके बाद में हम फसलों को पानी देंगे। उसके बाद हार्वेस्टिंग, फसल पक के जब तैयार हो जाती है तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना। ठीक है, तो उस फसल को हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, काटते कैसे हैं, अलग अलग फसलों को काटने का तरीका अलग अलग होता है। आजकल तो बड़ा ही टेक्निक आ गई है, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े ट्रैक्टर, कंपेन आ गई है, तो उनके द्वारा फसलों को काट लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर कैसे किया जाता है ये भी आप लोगों को बताएंगे। स्टोर करने के बाद उनके साथ क्या होता है, ये इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले अब दोबारा से मैं थोड़ा सा और कर देता हूं। क्या होता है, सोइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद बीज बोया जाता है, उसके बाद उसमें खाद डाली जाती है, उसके बाद जो अलग अलग खतरनाक चीजें उनको बाहर निकाला जाता है, उसके बाद पानी दिया जाता है, उसके बाद कटाई कर ली जाती है, और उसके बाद स्टोर कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है वो बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं किस पे, जो हमारा पहला है, पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसको हम अब पढ़ेंगे। ओके, अच्छा तो बच्चों, जो 7 स्टेप्स हमने किए थे, अब उन स्टेप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। अब उनको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, एक बार हमें इस पोर्शन पे ध्यान देना है, ठीक है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक बार हम दो करके ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ना, तो पहले आपका पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने किया था कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। तो मिट्टी को तैयार करने का, यानी कि जो खेत की जो जमीन है उसको तैयार करने का, प्रिपेयर करने का क्या मेथड होता है, उसको कैसे किया जाता है, क्या वो स्टेप्स होते हैं, और कौन कौन से जो एग्रीकल्चर,
ठीक है, जो एग्रीकल्चर में जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पुराने जमाने में कौन से इंस्ट्रूमेंट होते थे, फिर आज के जमाने में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, आने वाली जो नई तकनीक है उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी कि औजार यूज किए जा सकते हैं, कृषि यंत्र जिनको बोला जाता है, उनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल में क्या है, फर्स्ट स्टेप है टर्न द सोइल एंड लूजन इट। टर्न का मतलब होता है ऐसे उथल पुथल मचा देना, ठीक है ना। ल्यूजन का मतलब होता है उसको नरम कर देना। तो नरम कैसा होगा, तो फर्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो होता है प्लग, ठीक है, हल। आपने सुना होगा जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे, है फॉर हल, है ना, है से हल पढ़ते ना, जो किसान अपने खेत में चलाता है, दो बैलों का रखता था और पीछे पीछे ऐसे चलता था, वो हल होता है। तो हल के सहायता से विद द हेल्प ऑफ प्लग, ठीक है, द फार्मर क्या करता है, टर्न द सोइल एंड लूज इट, तो उसको टर्न कर देता है। लेकिन आज जो है हल किस जगह, प्लग किस जगह क्या आ गया है, होय आ गया है, HOE होय, ठीक है, या कल्टीवेटर आ गया है। कल्टीवेटर में ऐसे ब्लेड होते हैं, ऐसे 5 ब्लेड आगे 5 ब्लेड पीछे ऐसे होता है। और आज ये जो कल्टीवेटर है, ये जब ये बुक छपी थी उस टाइम की टेक्निक है, लेकिन आज मैंने जो बताया वो आज क्या गया है, रूटावेटर भी आ गया है। रूटावेटर क्या करता है, जमीन को बिल्कुल नरम बना देता है, जैसे बालू मिट्टी होते हैं ना, ऐसे बना देता है, बिल्कुल उपजाऊ कर देता है उस जमीन को, ठीक है। तो टर्न द सोइल एंड लूजन इट, ये उन इंस्ट्रूमेंट के काम है, उसको मिट्टी को क्या कर देता है, बिल्कुल मुलायम बना देता है खोद के। सेकंड, लूजन सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। अब वो मिट्टी को अगर हमने खोद दिया, उसको हमने क्या कर दिया, नरम बना दिया, उसका फायदा क्या है, उसका ये फायदा है, उस नरम मिट्टी में क्या होगी, एयर क्या होगी, क्रॉस होगी। जहां एयर क्रॉस होगी, मॉइस्चर मिट्टी में पहले से ही है, तो वहां पर अपने आप क्या बन जाएंगे, अर्थवर्म। अर्थवर्म होता है मिट्टी का कीड़ा। मिट्टी का कीड़ा मिट्टी को और उपजाऊ बना देता है। मिट्टी का कीड़ा मिट्टी के लिए मैन्योर यानी कि खाद का, उर्वरक का काम करता है, ठीक है। ये माइक्रोब्स भी वही होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है, आया समझ में ये। नेक्स्ट, लेवलिंग द फील्ड फॉर इरिगेशन। फिर उसको जैसे मिट्टी तो ऊबड़ खाबड़ हो गई, अब हमें क्या लगता है कि हम उसमें बीज बोना है, तो बीज बोने के लिए उसको हम लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग हाथ से तो नहीं हो सकती, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं सुहागा, ठीक है, सुहागा से। या आप अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो लेवलर होता है एक बड़ा सा, यानी कि मान के चलो 10 फीट ऐसे चौड़ा लेवलर होता है, और ट्रैक्टर के पीछे होता है। पूरा ट्रैक्टर ऐसे खेतों में ऐसे चक्कर लगाता है और पूरे एक एरिया को डिवाइड कर लेता है। इतने एरिया को हम पहले लेवलिंग करनी है, उस लेवलिंग के बाद क्या किया जाता है, उसमें इरिगेशन, पानी दिया जाता है। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, ये सभी को अच्छे से समझ में आएगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्या है, सोविंग। सोविंग का मतलब है बीज को बोना। तो अब देखो हमने क्या किया, लेवलिंग कर दी, लेवलिंग के बाद में हम क्या करेंगे, उसमें बीज बो देंगे। अब मैंने यहां पे लिख रखा है इरिगेशन। आप लोगों को ये लगेगा कि लेवलिंग के बाद इरिगेशन होगा, नहीं, इरिगेशन के लिए पानी लगाने के लिए लेवलिंग की जाती है ताकि पानी अच्छे से लग जाए। लेकिन पहले बिना बीज बोए हम उसमें पानी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उसमें पानी हमने दे दिया लेवल करने के बाद में, तो वो क्या हो जाएगा, पानी सूखने के बाद में वो बिल्कुल बंजर भूमि हो जाएगी, बिल्कुल टफ, रफ एंड टफ, बिल्कुल टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, लेवलिंग के बाद पहले बीज बोया जाता है, ठीक है। तो बीज बोने के लिए बीज में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बीज में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और बीज कैसे बोया जाता है, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या है शोविंग में, गुड क्वालिटी सीड्स। गुड क्वालिटी सीड्स का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता के बीज हमें लेने हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपको एक बात बताओ कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स कहां से मिलेंगे, बाजार से मिलेंगे, क्योंकि आजकल हाइब्रिड बीज चले हुए हैं, जिनके ना जो कि मेडिटेशन यानी कि उनकी दवाइयां लगी हुई बीज आ रहे हैं, जो कि मशीनों के द्वारा, फॉरेन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। पहले किसान क्या करता था, जो फसल वो उगाता था उसी फसल को वो अपने खेत में दोबारा से बो देता था, जिसके कारण जो प्रोडक्शन थी, जो उत्पादन था, यानी कि उसको जो फसल मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। उसके अगर एवरेज में अगर बात करें तो आज 3 गुना तक वो उत्पादन कर सकता है। और जो उत्पादन की क्षमता है, यानी कि जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है, ये प्रोडक्शन की एबिलिटी है, ये हर साल बढ़ती जाती है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इतने टन हेक्टेयर में
इतने लाखों करोड़ों हेक्टेयर में हमने अब की बार गेहूं पैदा किए, ऐसा होता है ना, इतनी कपास हुई है, इतनी सरसों हुई है। तो वो जो है नई नई टेक्नोलॉजी के बीज, जो नई नई क्वालिटी के जो हेल्दी बीज आते हैं, सीड्स आते हैं, उनके कारण ही होता है। नेक्स्ट, हेल्दी सीड्स। हेल्दी सीड्स तो सारे होते हैं, लेकिन कुछ जब मशीनों में बीज बनते हैं, लेकिन कुछ एक बीज क्या हो जाता है, खराब हो जाते हैं। तो उनकी पहचान क्या होती है, जब किसान बीज बोता है उससे पहले किसान उस बीज को एक पानी की बाल्टी में, किसी भी बकेट में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से कोई बकेट है, उसका बकेट है इसका पानी का, उसमें वो क्या कर देता है, सारे बीज ऐसे डाल देगा, डाल दिया। लेकिन कुछ एक बीज जो खराब बीज होते हैं, जो हेल्दी बीज नहीं होते, वो क्या होगा, पानी के सरफेस के ऊपर आके तैरने लग जाएंगे ऐसे, ठीक है। जो पानी के सरफेस के ऊपर आ गए वो अनहेल्दी है, वो बीज बोया नहीं जा सकता। उसके अंदर जो अंकुरित करने के लिए, जो फर्टाइल जो बीज करता है अंदर से, वो उसके अंदर से वो खाली है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो अनहेल्दी बीज है वो ऊपर आ जाते हैं, अनहेल्दी सीड्स, और जो सही सीड्स है जिनको बोया जा सकता है, जिनसे पौधा निकलता है, वो नीचे पानी में ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गिव हाई यील्ड, ठीक है। गिव हाई यील्ड का मतलब होता है कि जो बीजों में क्षमता है उसका एक पैमाना होता है, एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही हमें बीज हमारे खेत में बोने हैं। अब बात आती है बीज कैसे बोया जाता है। बीज भी तो हल से ही बोया जाता है ना। तो बीज बोने के लिए मशीनें होती है जो ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है। अगर आपको ज्यादा जैसे बिल्कुल पास में बीज बोने हैं, बीजों की लाइनें बनानी है, तो मशीन से यूज होगा। अगर दूर ऐसे बीजों के वो बनाने, लाइनें बनानी है, तो हल से भी आप बीज बो सकते हैं, ठीक है। बीज कैसे बोया जाता है, बीज बोने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, उनके बारे में भी अब हम अभी चर्चा करेंगे। अच्छा, तो बच्चों अब तक हमने जो पढ़े हैं, अभी तक जो हमने क्या पढ़ा है, जो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर जो 7 स्टेप आते हैं, उनमें से हमने 2 स्टेप्स पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, कि उसको कैसे लेवल किया जाता है, इस तरह से, है ना, प्लगिंग से। और सेकंड हमने पढ़ा है शोइंग, फिर उसमें कैसे बीज बोया जाता है। अब देखो 2 स्टेप के बाद, जैसे हमने पहले उसको लेवल कर लिया सॉइल को, ठीक है, मिट्टी को, फिर उसमें हमने बीज बो दिया। अब थर्ड जो स्टेप है वो किसान क्या करता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। उसमें वो क्या डालता है, खाद डालता है। अब खाद क्या जो रोल प्ले करता है पौधे की ग्रोथ में, वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसे कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे और हम समझेंगे कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। इस मैन्योर और फर्टिलाइजर को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं स्पेशल भी आप लोगों को एक बताऊंगा, ठीक है। हम स्पेशल क्लास भी लगा सकते हैं इसकी, एक स्पेशल टॉपिक हम एक छोटी सी वीडियो में उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन देता है इसको, मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए जो पौष्टिक आहार, हेल्दी फूड जरूरी होता है, उसी तरह से पौधों की ग्रोथ के लिए भी एक हेल्दी फूड का होना जरूरी है। और वो हेल्दी फूड उनको किस रूप में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करती है, पौधे के ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड, अब इसने बोला कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सेकंड पॉइंट आपके बुक में एज इट लिख रखा है मैन्योर फर्टिलाइजर। इसका अब हमें समझाना है मतलब क्या होता है। मैंने जैसे कि आपको पिछली थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, या पिछली क्लास में समझाया था, क्या था कि मैन्योर क्या होता है कि जो डीकंपोजिशन से, ठीक है, जो क्या होता है कि जो सब्जी के छिलके हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के पत्ते हैं, ठीक है, जो वेजिटेबल्स के जो छिलके बच जाते हैं, फ्रूट्स के छिलके बच जाते हैं ना, या गाय भैंस के गोबर से, ये जब गलने सड़ने लग जाता है तो इनमें अर्थवॉर्म आ जाते हैं। तो वो अर्थवॉर्म इसको गला के, सड़ा के क्या बना देता है, एक खाद का रूप दे देते हैं, उर्वरक बोलते हैं हिंदी में इसको। तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्योर। एंड मैन्योर को हम बोल सकते हैं, मैन्योर इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। जो फर्टिलाइजर है उसकी एक नेचुरल फॉर्म है। जब हम एक फर्टिलाइजर को, खाद को नेचुरली तरीके से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्योर। एंड फर्टिलाइजर इट मेड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, ठीक है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बनाई जाती है विद द केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनकी रिएक्शन के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो फर्टिलाइजर क्या करती है, ज्यादा क्या करता है कि जैसे इंजेक्शन देते हैं ना हम अपने आप को, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, हम एंटीबायोटिक लेते हैं, एलोपैथी लेते हैं, तो वो जो टेबलेट हम जो लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयां जो लेते हैं, वो जो हमारी बॉडी पे जो साइड इफेक्ट करते हैं ना, वही साइड इफेक्ट किसका होता है, इनका फसलों पे होता है।
तो पुराने जमाने में तो ये होता ही नहीं था। तो आज भी अगर आप हेल्दी जो क्रॉप खाना चाहते हो तो बिना फर्टिलाइजर की क्रॉप लो, उसमें क्या होना चाहिए, मैन्योर होना चाहिए, वो सबसे हेल्दी होती है, वो नेचुरल होती है, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट क्या है, मैन्योर रिप्लेस द सोइल विथ न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, रिप्लेस का मतलब होता है भर देना। जो मैन्योर होता है वो मिट्टी को किससे भर देती है, न्यूट्रिएंट्स से भर देती है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पौष्टिक तत्व, यानी कि जो हमें जो सोइल को चाहिए पौधे की ग्रोथ के लिए, वो इसमें उसको फिलफिल कर देती है पूरी मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट है मैन्योर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर फर्दर टाइम यानी कि आने वाले टाइम में। अगर आज हमने किसी जमीन में मैन्योर डाली है, खाद डाली है, उर्वरक डाली है, यानी कि जो प्राकृतिक खाद डाली है, वो उसका जो इफेक्ट है वो आगे के टाइम में भी रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को। ऐसे हम बीच में ऐसे लाइन खींच के इस साइड वो और इस साइड वो, उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एवरी सेशन। जब आप 8वीं क्लास के जब फाइनल एग्जाम जब देते हैं तो फर्स्ट चैप्टर से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। आपको लिखा मिलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, या आपको ये बोला जा सकता है डिफाइन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, या आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मैन्योर। ये सारी चीजें घुमा फिरा के एक ही बात है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आपको करना भूलना नहीं है। अभी हम उसी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।